नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। भारत कनाडा के बीच रिश्ते निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के भारत पर बेबुनियाद आरोप के बाद शुरू हुई तल्खी अब बढ़ती जा रही है और इस बीच खालिस्तानी आतंकी गुरपतवत पन्नू ने कनाडाई हिंदुओं को देश छोड़ देने की धमकी दी है। वहीं भारत ने अपने नागरिकों को कनाडा की यात्रा करने से बचने को कहा है। साथ ही वहां रह रहे भारतीयों को भी सतर्क रहने के लिए कहा गया है। वहीं बड़ा कदम उठाते हुए भारत ने कनाडा के नागरिकों के लिए वीजा सेवाएं अनिश्चित काल के लिए सस्पेंड कर दी हैं और उधर कनाडा ने भी अपने नागरिकों को भारत यात्रा करने से बचने को कहा है और अब भारत से राजनयिक रिश्तों को भी पटरी से उतारने की कोशिश में है। अब कनाडा ने भारत में अपने दूतावास से कुछ राजनयिकों को वापस बुलाने का फैसला किया है और इन तमाम टकरावों के बीच कनाडा में पंजाब के गैंगस्टर सुखदूल सिंह की हत्या कर दी गई है। सुखदूल सिंह एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल है। अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने हमले की जिम्मेदारी ली है, लेकिन इससे तनाव और भी बढ़ने की आशंका है। कनाडा में पंजाब के गैंगस्टर सुखदूल सिंह की हत्या कर दी गई है। कनाडा से मिली खुफिया जानकारी से पता चला है कि मोगा जिले का रहने वाला देविंदर बाम्बिहा गिरोह में शामिल सुखदूल सिंह उर्फ सुक्खा दुनिके बुधवार रात एक गैंगवार में मारा गया। खास बात यह है कि सुखदूल एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल था। बताया जा रहा है कि उसे करीब 15 राउंड गोलियां मारी गयी। अज्ञात हमलावरों ने आपसी रंजिश के चलते गैंगस्टर को मौत के घाट उतार दिया। अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने हमले की जिम्मेवारी ली है। इससे पहले खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या भी इसी तरह से हुई थी, जिसमें कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वो टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है और एक और मर्डर की खबर सामने आई है। इधर भारत और कनाडा के बीच बढ़ती तल्खी के बीच खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कनाडाई हिंदुओं को देश छोड़ने की धमकी दी है। इस मामले को लेकर कनाडाई हिंदुओं ने जस्टिन ट्रूडो सरकार को अवगत कराया है, जबकि कनाडा में रहने वाले हिंदुओं को धमकी देने वाले खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ कनाडा के ही एक सांसद ने मोर्चा खोल दिया है। लिबरल पार्टी के सांसद चंद्र आर्य ने कनाडा में रह रहे हिंदुओं से सतर्क रहने की अपील भी की है। बढ़ते तनाव के बीच खबर है कि कनाडा में भारत के खिलाफ साजिश रचने के लिए खालिस्तानी आतंकी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी से मिल गए हैं। सूत्रों का कहना है कि आईएसआई के कनाडा में मौजूद एजेंट्स ने कनाडा में खालिस्तानी ग्रुप के लोगों के साथ एक सीक्रेट मीटिंग की है। ये मीटिंग कनाडा के वैंकूवर में हुई है। 5 दिन पहले हुई इस मीटिंग में एसएफजे प्रमुख गुरपतवंत सिंह पन्नू सहित खालिस्तानी संगठनों के दूसरे चीफ मौजूद थे। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ हुई इस मीटिंग में एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा को ज्यादा से ज्यादा फैलाने को लेकर प्लान तैयार किया गया है। कनाडा में आईएसआई प्लान के तहत खालिस्तान गतिविधियों को तेज करने के लिए फंडिंग की जा रही है। फंडिंग के जरिए लोगों को प्रदर्शन की जगह ले जाने, पोस्टर, बैनर और भारत के खिलाफ युवाओं को भड़काने का काम किया जा रहा है। भारत और कनाडा के रिश्ते इस कदर खराब हो रहे हैं कि बुधवार को विदेश मंत्रालय को भारतीय नागरिकों और छात्रों के लिए एडवाइजरी जारी करनी पड़ी है। इसमें कनाडा में रह रहे भारतीय नागरिकों और छात्रों को वहां बढ़ती भारत विरोधी गतिविधियों और आपराधिक हिंसा को देखते हुए अत्यधिक सावधानी बरतने का आग्रह किया गया है। साथ ही जो नागरिक कनाडा की यात्रा करने वाले हैं उन्हें भी सावधानी बरतने को कहा गया है। वहीं भारत ने कनाडा के नागरिकों के लिए वीजा सेवाएं सस्पेंड कर दी हैं। इसके जवाब में अब कनाडा ने भी अपने नागरिकों से जम्मू कश्मीर, असम और मणिपुर की यात्रा करने से बचने की सलाह दी है। यानी कनाडा जानबूझकर तनाव को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। अब कनाडा ने भारत में अपने दूतावास से कुछ राजनयिकों को वापस बुलाने का फैसला किया है। साफ है, कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो अपनी सरकार को बचाने के लिए खालिस्तानी संगठनों की कठपुतली बन गए हैं। यही वजह है कि वो कनाडा की जमीन पर खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत सरकार की संलिप्तता का बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। ट्रूडो भारत कनाडा रिश्तों को इस कदर तबाह करने पर तुले हैं कि वो किसी भी हद तक गिरने को तैयार है। कनाडा अब इस बेबुनियाद आरोप को लेकर अपने सहयोगियों पर दबाव डाल रहा है कि वो भारत की निंदा करे। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन ने इस मामले पर प्रतिक्रिया भी दी है। हालांकि ये देश भारत को लेकर कोई भी बयान देने में पूरी सतर्कता बरत रहे हैं। कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ 5 आई का सदस्य है।
फाइव आई को पांचों देशों ने इसलिए बनाया था ताकि वो एक दूसरे के साथ खुफिया जानकारियां साझा कर सकें। अब कनाडा अपने इन चारों सहयोगियों के साथ फ्रांस जैसे पश्चिम के करीब देशों से भारत के खिलाफ सहयोग की मांग कर रहा है। कनाडा के सरकारी सूत्रों ने बताया कि ट्रूडो ने अपने करीबी सहयोगियों से इस मामले पर चर्चा की है। ट्रूडो ने संसद में भारत पर आरोप लगाने से पहले अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों को खुलकर अपने साथ लाने की कोशिश की, लेकिन उसे कामयाबी हासिल नहीं हुई। अब अपनी हरकतों से ट्रूडो की भद्द पिट रही है। घरेलू राजनीति में भी विपक्ष उनसे सबूत मांगकर घेर रहा है, तो कनाडा के दोस्त भी भारत के खिलाफ जाने से मना कर रहे हैं। यानी भारत से पंगा लेना ट्रूडो पर भारी पड़ने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। इसी को और बेहतर तरीके से समझने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, जिनसे मैं आपका परिचय करवा देती हूं। जितेंद्र ओझा, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। साथ ही साथ दिनेश दुबे, पूर्व राजनयिक के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। ओझा जी, सबसे पहले मैं आपसे ही जानना चाहूंगी कि कनाडा में जिस तरह से ये आतंकी गतिविधियां बढ़ रही हैं, लगातार देख रहे हैं आप ही कि जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, उसके हिसाब से अगर बात की जाए तो इससे निपटने के लिए भारत कितना तैयार है और किस हद तक स्थिति भारत के कंट्रोल में नजर आ रही है? स्ट्रेटेजिक तौर पर देखें या और किसी दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कितनी स्थिति कंट्रोल में भारत के है? देखिए, बहुत हद तक हमारे खिलाफ कुछ नहीं है, क्योंकि इस मुद्दे में देखें कि कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है। कोई इन्वेस्टिगेशन ये साबित नहीं कर पाई है कि भारत के जो सो कॉल्ड डिप्लोमेट हैं उनका कोई रोल है, जिनको इन्होंने आइडेंटिफाई, मैंने भारत के जो डिप्लोमेट है उनका कोई रोल है, तो भारत की एम्बेसी का कोई रोल है। वास्तविकता में ये दिखाई पड़ रही है कि कनाडा के भीतर सुरक्षा की जो समस्या है वो बहुत बढ़ते जा रही है। कनाडा की सरकार जो अपने टेरिटरी को सिक्योर नहीं कर पा रही है, और जो लोग भारत के नहीं है, जो कनाडा के नागरिक हैं, उनके पास कोई अधिकार नहीं है भारत के अंदरूनी मामलों के बारे में कुछ भी कहने का। ये लोग भारत छोड़ के जा चुके हैं, तो अगर वो पीसफुल भी मेडिटेशन कर रहे हैं तो उसकी कोई लॉजिक बनती नहीं है। अपने नागरिकों को रोकना चाहिए। और वास्तविकता में आप देखें कि ट्रूडो साहब की पॉपुलरिटी बहुत खराब हो चुकी है, और ये एक राजनीतिक हथकंडा उन्होंने अपनाया है कि किस तरीके से कनाडा के लोगों को रैली करें। अगर आप मुझसे राय लेंगे बक्सा जी, तो मैं कहूंगा कि हमें इसे कनाडा के खिलाफ नहीं कुछ कहना चाहिए, हमें सिर्फ ट्रूडो के खिलाफ कहना चाहिए। हमें ये कहना चाहिए कि किस तरीके से कनाडा की डेमोक्रेसी को इन्होंने सबवर्ट किया। कनाडा में वंशवाद नहीं होता था, लेकिन एक वंशवादी नेता बन के आए और किसी भी तरीके पे नीचे ये गिर के जो है करना चाहते हैं। गवर्नेंस में ये फेल हो चुके हैं। लोगों की हाउसिंग की समस्या है, होमलेसनेस की समस्या है, और कनाडा दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में एक था। तो सभी को पता है कि किस तरीके से ISI या पाकिस्तानी नेटवर्क या चाइनीज नेटवर्क ये इनको बढ़ावा दे रहे हैं इस तरीके की बातों को, और वो कनाडा की सॉवरेंटी के साथ वो खुद खिलवाड़ कर रहे हैं। हमारे लिए बहुत अच्छा है कि दुनिया के जितने प्रजातांत्रिक देश हो वो मजबूत हो, वहाँ मजबूत रूल ऑफ लॉ हो। अगर उनके पास कोई शिकायत थी तो पूरी इन्वेस्टिगेशन करते, पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद वो बातें बताते। कोई अरेस्ट नहीं हुआ है, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ है, और ये भारत के डिप्लोमेट जो है ये ओटावा में बैठे हुए हैं, और ये घटना हुई है वैंकूवर में, और आज देखिए कि सब कुछ होने के बाद फिर ये घटना हुई है। तो जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हो रही है, ट्रूडो जी को वहां ध्यान देने की जरूरत है, और हमें कनाडा के बाद बाकी दूसरे नेताओं से, दूसरे पॉलिटिकल पार्टी से इंगेज करना चाहिए, बातचीत करना चाहिए, और तमाम देशों से कहना चाहिए कि कनाडा में जेन्युइन डेमोक्रेसी की बहाली बहुत जरूरी है। और ट्रूडो से एक हफ्ते पहले पूछा जा रहा था कि क्या आप छोड़ देंगे, मेरे ख्याल से सबसे बेहतर काम करेंगे कि अपने देश से वो प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दें और जेन्युइन डेमोक्रेसी आए और रूल ऑफ लॉ आए कनाडा में। जी बिल्कुल ओझा जी। दिनेश जी, क्या लगता है आपको, भारत और कनाडा के जो राजनयिक संबंध है, राजनीतिक संकट है, वो अब उभर कर सामने है? ऐसे में इस बीच एक बात की बहुत चर्चा हो रही है, फाइव आइज अलायंस क्या है, जिसकी चर्चा निज्जर मर्डर केस के दौरान से ही हो रही है और काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या है ये समझना चाहेंगे आपसे? देखिए, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा और ओझा जी ने तो बहुत सारी बातें बताई हैं। फाइव आइज एक्चुअली पोस्ट सेकंड वर्ल्ड वॉर सिनेरियो में एक इस किस्म का संगठन बना कि दुनिया पर हम कैसे नजर रख सकते हैं जी बाय शेयरिंग और इंटेलिजेंस। तो उसमें प्राइमरली जो शुरू हुआ था वो यूनाइटेड स्टेट्स और यूके से शुरुआत होकर के कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड बाद में आया। तो ये पांचों जब भी कोई एक्टिविटी होती है
या दुनिया में कोई भी घटना होती है जी, इस साल में 4-5 बार मिलते हैं और उस पे अपनी राय जाहिर करते हैं कि क्या करना चाहिए। और वहाँ की लोकल इंटेलिजेंस जो है वो पूरी तौर पर सक्रिय रहती है। एक किस्म से यह कह सकते हैं कि 5 आइज जो है वो इंटेलिजेंस शेयरिंग का एक फोरम है इन 5 मुल्कों का जी। अब ये 5 जो मुल्क हैं ये एंग्लो सैक्सन्स हैं और इनके साथ ये रहा है कि एक विश्वास का जो ढांचा होता है इन 5 में ज्यादा मजबूत है जी। इसमें कोई ऐसा मुल्क नहीं है जैसे जर्मनी नहीं है, फ्रांस नहीं है, इस किस्म के कंट्रीज नहीं। तो ये 5 वही कंट्रीज हैं जो या तो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के हैं, कनाडा हुआ, यूके हुआ, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ही हुआ और यूनाइटेड स्टेट्स। तो कहने का मतलब ये है कि प्राइमरली जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, CIA, FBI हो या वहाँ का MI6 हो यूनाइटेड किंगडम का, इसी ढंग से जो डिफरेंट नेशनल एजेंसीज हैं, स्पाइंग एजेंसीज, वो सारा इंटेलिजेंस एजेंसी को वो सारी मिल बैठ करके बात करते हैं किसी इंटरनेशनल इशू पर। और खास तौर पर इनकी उपयोगिता बढ़ गई थी जब आतंकवाद का मसला बहुत सामने आया जी। और खास तौर पर उस समय जब 9/11 हुआ तो उस समय 5 आइज ज्यादा प्रोमिनेंटली इमर्ज किया। तो अब ये कहा जाता है कि अगर पार्लियामेंट में कहा है प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने जी कि क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है उनके पास कि वो कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एजेंट है या इंडियन एजेंट है जी जो इस मर्डर के पीछे है। हाँ। तो ये लोग ये कहते हैं कि साहब इसका मतलब कि ये सबकी सहमति से हुआ होगा। हाँ। और 5 जो आइज हैं उन्होंने भी इस पे अपनी राय दी होगी, जिसको कि मैं अभी इस पे कुछ कहा नहीं जा सकता जी, क्योंकि बहुत सारी चीजें अभी अंधकार में हैं। पार्लियामेंट में एकाएक प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो आते हैं और कुछ कहते हैं, अपोजिशन को भी नहीं समझ में आता। वहाँ के अपोजिशन लीडर ने खुद कहा कि हमारे पास इसका कोई सबूत नहीं है और कोई ऐसा उन्होंने जी बिल्कुल कोई तथ्य भी पेश नहीं किए गए हैं, इस तरह के कोई सबूत नहीं है, किसी तरह के कोई तथ्य नहीं है। उसके बाद इस तरह का आरोप लगाने के पीछे, उनकी मंशा के पीछे सवाल जाहिर तौर पर उठाया जाना चाहिए। हमारे साथ लगातार खास मेहमान जुड़े हुए हैं इस पर चर्चा करने के लिए, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट जितेंद्र ओझा जी और दिनेश दुबे, पूर्व राजनीतिक। ओझा जी देखिए, जिस तरह से अभी दिनेश दुबे जी ने बताया कि किसी भी तरीके का कोई सबूत नहीं, कोई तथ्य पेश नहीं किए गए, उसके बाद इतना गंभीर आरोप लगाया जाता है, ऐसे में सवाल उठना लाजमी है। लेकिन जिस तरह से कनाडा लगातार बिना किसी सबूत के एक्शन पे एक्शन लेने में लगा हुआ है, एडवाइजरी जारी कर रहा है, साथ ही साथ जो राजनीतिक हैं हमारे सीनियर उनको हटा रहा है, और उसके बाद ये भी कह रहा है कि जम्मू कश्मीर तक की यात्रा नहीं करनी है आपको, मणिपुर नहीं जाना है। तो ऐसे में ये स्थिति आपको नहीं लगता कि पैनिक करने वाली हो रही है दोनों देशों की तरफ से, और भारत की तरफ से भी उसी तरह की जवाबी कार्रवाई की जा रही है? देखिए, भारत मजबूर है जवाबी कार्रवाई करने के लिए, लेकिन क्यों ये कह रहे हैं इसकी पीछे क्या वजह है हम लोग असेसमेंट लगा सकते हैं, अक्सर नहीं असेसमेंट लगा सकते। और असेसमेंट 2 आते हैं साफ साफ से, जैसे कोई भी असेसमेंट हम देखते हैं कि बात को चर्चा है। एक असेसमेंट तो पॉलिटिकली वो बहुत ही कमजोर है, क्योंकि उनकी, जैसे मैंने पहले भी कल भी कहा, जो अप्रूवल रेटिंग जो है कहीं 60% उनके खिलाफ है, लोग नहीं चाहते कि वो आए, गवर्नेंस से इससे फेल दिखते हैं। दूसरी बात जो वो क्यों कर रहे हैं, तो इससे हद हो सकता है कि डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूंसी के प्रेशर के बारे में लोगों ने बात की थी कि किस तरीके से जो है कुछ क्या जो भी ये ग्रुप है वो उनकी इन्वॉल्वमेंट है। देखिए, मैं कई बार कह रहा हूँ कि साउथ अमेरिका में तो तमाम रिपोर्ट है कि किस तरीके से ऑर्गेनाइज क्राइम का वर्चस्व बढ़ते जा रहा है पॉलिटिकल सिस्टम पे। अगर कनाडा जैसे एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी में भी ऑर्गेनाइज क्राइम का वर्चस्व बढ़ेगा तो इस बात बहुत चिंताजनक होगी। और इसके साथ साथ दूसरी बात ये की जा रही है कि किस तरीके से जो है ओपन और ट्रांसपेरेंट डेमोक्रेसी को कट किया जा रहा है। जब कैनेडियन नेशनल के खिलाफ जो चाइनीज अटैक कर रहे थे, कुछ कर लेते हैं, तो ये बोलते नहीं है। 5 आइज का बहुत ही एक लक्ष्य रहता है, और मुझे लगता है कि डेमोक्रेसी के साथ मिलकर एक और हमें 6 आइज की भी जरूरत है, क्योंकि उसे बताने के लिए कि किस तरीके से ऑर्गेनाइज क्राइम और चाइना के ओपेक सिस्टम जो है एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी को कत्ल कर रही है।
बहुत कुछ महीनों पहले मुझे एक एलेक्स जोस्टी करके ये है उनके किताब पढ़ने का और उनकी लेक्चर सुनने का ये मौका मिला, और उनका ये आरोप है कि किस तरीके से जो है चीन जो है बहुत ही स्टैब्लिश, यहाँ तक अमेरिकन डेमोक्रेसी कह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की तो बात कर रहे हैं, तो हम इस मामले को प्रेसिपिटेट नहीं करना चाहते, लेकिन ये असेसमेंट की जा रही है कि जो कुछ दिखाई पड़ रहा है शायद वो पूरा पिक्चर नहीं है। एक पिक्चर तो जरूर है कि खालिस्तानियों का प्रेशर है, दूसरा पिक्चर जरूर है कि ऑर्गेनाइज क्राइम से कहीं ना कहीं कुछ इन्वॉल्वमेंट हो रही है, तीसरी बात जो सबसे चिंताजनक बात है कि किस तरीके से एक माइनॉरिटी वाला लीडर जो है पूरे अपने देश की डेमोक्रेसी को सबवर्ट कर रहा है। मेरा इसमें यही कहना होगा कि भारत को बहुत संभाल के चलने की जरूरत है, और पहली बात जो हमें करने की जरूरत है, मैं कहूंगा वो ये कि ट्रूडो को हम कनाडा से अलग करके देखें, हमें इस तरीके से देखें कि डेमोक्रेसी में ये पूरा कनाडा नहीं है और पूरे स्टेट जो है वो खालिस्तान के पक्ष में नहीं है। मेरी कल ही बात हो रही थी, वैंकूवर में बहुत सारे जो इंडियन सिख हैं, जो जिनके घर के लोग जो भारत की फौज में रहे हैं, और उन सभी का मामला है कि इनकी मुफ्ता की वजह से ट्रूडो इस मामले को बढ़ाए जा रहे हैं और खालिस्तानियों को पूरा खुला हाथ दे दिया गया है कि हर तरीके से रूल एंड लॉ को वो सबवर्ट करे। तो हमें इसमें संभाल के चलने की जरूरत है। ये ट्रूडो की अपनी मजबूरी है, लेकिन इससे गेम को हमें ठीक करना है, और हमारा मकसद ये होना चाहिए, दो मकसद होना चाहिए कि किस तरीके से कनाडा में डेमोक्रेसी की मजबूती में और रूल ऑफ लॉ की मजबूती में हम हाथ दें, किस तरीके से हम ऑर्गेनाइज क्राइम को खत्म करें। और हमारे यहाँ एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा आपके प्लेटफॉर्म पे वक्ता जी, कि हमारे यहाँ जो भी इंटेलिजेंस ऑफिसर हैं उनको डिटेक्ट करना बहुत ही आसान है। तो भारत सरकार से कई दिनों से हमारे जैसे लोग कह रहे हैं कि ऐसा कीजिए कि जो भी हमारे इंटेलिजेंस ऑफिसर जाएं तो उनको कोई वल्नरेबिलिटी नहीं हो, ऐसा नहीं कि कोई तीसरा कुछ कर रहा है, लोग उनको पहचानते हैं और दुनिया का कोई भी दोष उनके सर पे डाल दे। इससे हमें अपने इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को बचाने की जरूरत है। जी बिल्कुल। दिनेश जी, कम शब्दों में बस आपसे यही जानना चाहूंगी कि कनाडा में इस तरह के जिस तरह का एटीट्यूड ट्रूडो की तरफ से लगातार दिखाया जा रहा है, जिन्हें बेवजह हिंदू होने की सजा मिल रही है, उस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि हिंदू और सिखों को आपस में बांटने की जिस तरह से राजनीति कनाडा में साफ साफ दिख रही है, एक डर का माहौल पैदा किया जा रहा है और ये करने की कोशिश की जा रही है कि इस पूरे मामले में वो पिसते नजर आ रहे हैं। खालिस्तानियों को समर्थन करने के चक्कर में जो खालिस्तान का समर्थन नहीं करते हैं उन पर किस तरह से ये अफेक्ट कर रहा है? देखिए, ये बिल्कुल शॉर्ट साइटेडनेस है प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो का, और जैसा कि अभी बात कर रहे थे जितेंद्र जी, बुनियादी तौर पर है क्या कि उनको अपनी दिक्कतें, जो उनकी डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स हैं, उनसे डाइवर्ट करने के लिए, और दूसरा उनकी जो अनपॉपुलरिटी है, अब उनको लग रहा कि कोई ऐसा मुद्दा मिले जिससे कि हम अगला चुनाव जीत सकें जी, क्योंकि अपोजिशन जो है वो कंसोलिडेट कर रहा है। तो इस लिहाज से पहली बात तो आप इसी समझ सकते हैं कि शुरुआत कहाँ से हुई। किसी भी मुद्दे को जब हम उसका विश्लेषण करते हैं तो हिंदुस्तान ने तो नहीं निकाला था, हमने किसी कैनेडियन डिप्लोमेट को नहीं निकाला पहले जी। सबसे पहले तो उन्होंने ही निकाला हमारे डिप्लोमेट को। तो हमने तो टिट फॉर टैट रिस्पॉन्स होता है डिप्लोमेसी में, वो हम करेंगे। आप एक एडवाइजरी इशू करेंगे तो हम भी करेंगे, आप बीजेपी बढ़ाएंगे तो हम भी बढ़ा देंगे जी। ये तो डिप्लोमेटिक उसमें चलता है। लेकिन पार्लियामेंट में आकर के बिना किसी उसके, आपने जिस ढंग से, जिस वसीफरस तरीके से उसको आपने कहा, वो एक किस्म से ये सारी बातें जो हैं दोनों गवर्नमेंट के जो सीक्रेट चैनल्स हैं, या दोनों प्राइम मिनिस्टर्स के बीच में, या दोनों के होम मिनिस्टर्स के बीच में बातचीत होनी चाहिए थी। लेकिन उस बात को पार्लियामेंट में पब्लिकली लाने का मतलब ही है कि आपकी नजर जो 7-8 लाख वहाँ पर सिख वोटर हैं उन पर है, क्योंकि वो इन्फ्लुएंशियल हैं, बिजनेस में हैं। लेकिन उनको नहीं भूलना चाहिए कि उतनी ही संख्या नॉन सिखों की भी है जी, जो हिंदुस्तान से गए हैं। तो कोई 14-15 लाख जो NRI जो वहाँ पर पॉपुलेशन है, डायस्पोरा में आधे सिख हैं। तो इस बात को तो हमारी समझ से उनको ये समझना पड़ेगा कि ये किसी न किसी तरीके से कोई ऐसा रास्ता निकाला जाता जिसमें दोनों मिल बैठकर इस पर बात करते। बिल्कुल। और ये बड़ा इशू है, ये छोटा इशू नहीं है जी, क्योंकि हमारे लिए हमारी नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, हमारी नेशनल इंटीग्रेशन का मसला है, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का मसला है। अगर आप वहाँ जो है प्रो खालिस्तानी एलिमेंट जाकर के ट्रूडो के कंधे पर
बंदूक चलाना शुरू करेंगे, तो ये तो शायद नाकाबिले बर्दाश्त किसी को भी होगा। बिल्कुल बिल्कुल दिनेश और जी। हमारी समझ से जो वेस्टर्न पावर्स हैं उनको भी कोशिश करनी चाहिए कि वो ट्रूडो को समझाएं इस बात के लिए, चाहे फाइव आइज अलायंस में हो और भी तमाम, लेकिन और भी कंसर्न्स हैं, दुनिया कहाँ जा रही है, लड़ाइयाँ हो रही हैं, तमाम झगड़े हो रहे हैं, उसमें इस किस्म से ये एक नया विवाद शुरू करना ये दोनों के लिए शोभा नहीं देता। बिल्कुल दिनेश जी और ओझा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से आपने ये जो कनाडा और भारत के रिश्ते हैं, इस पर आगे क्या कुछ हो सकता है भारत की तरफ से और कनाडा की तरफ से, क्या बीच का रास्ता निकाला जा सकता है, इस पर आपने जिस तरह से समझाया उसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। मुद्दा में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।